You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, लास्ट में जाते जाते वो क्वेश्चन फंस गया था। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है विथ डेटा। इसको पहले आप ट्राई कीजिए, इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन को भी वापस लेंगे। Okay. 34 puppets. रे डायग्राम हम बाद में भी बना सकते हैं। पहले पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, अगर हम यहाँ से देखें इस साइड से, तो कहाँ दिखेगा? कर रहे हैं आप लोग?
हो गया? हाँ बताइए। 150 सेंटीमीटर राइट साइड। राइट साइड ऑफ बी। हाँ, तो राइट साइड ऑफ बी बोल रहे हो, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा। और कोई? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन का केस हो, एग्जाम में नहीं आएंगे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ये हमारा एक लाइट रे है जो यहाँ पर जाएगा, फर्स्ट इंटरफेस यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अब चाहो तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि रे डायग्राम भी बनाना है तो साथ साथ डायग्राम रखते हैं। अब कह रहा है कि म्यू जी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, 3/2 मतलब 1.5, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, 1.33, यानी कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यानी रेयर टू डेंसर की बात है। नाउ अब ये कितना बेंडिंग होगा, ये कितना बेंडिंग होगा ये हम लोग अभी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये जब वैल्यू निकालेंगे उसके बेसिस पर ही ये ड्रॉ कर पाएंगे। फिर सेकंड सरफेस पर लाइट रह जाएगी और फिर वहां से रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज का पोजीशन हम लोग को मिलेगा। इसके बाद का रे डायग्राम अभी हम होल्ड करते हैं। क्रेडेंशियल्स हमारे पास है, इसको यूज करके पहले वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r। अब जो अभी का सिचुएशन है उसमें μ2 सेकेंड में वो है 3/2, μ1 ये हमारा है 4/3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा रियल ऑब्जेक्ट के लिए माइनस रहा है, और r इफ यू सी इस पॉइंट से ए पॉइंट से, ए इज लाइक अ पोल, इससे हम राइट साइड में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट जा रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10, ये सारे वैल्यूज हो गए। चलिए μ2 that is 3/2v minus μ1 4/3 times minus 20 is equals to μ2 minus μ1 3/2 minus 4/3 1/10। कैलकुलेशन एक बार देखते रहना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो 3/2v प्लस 1/15 इज इक्वल टू, ये हमारा 9 माइनस 8/6 1/10, 3/2v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा -3/60 minus 1/20. That means 3/2v is equals to minus 1/20. v हमारा आ जाएगा -30। माइनस का मतलब है कि लाइट रे आगे नहीं स्ट्राइक कर रही, माइनस का मतलब कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसका मतलब बेंडिंग हो रहा है लेकिन बेंडिंग उतना ज्यादा नहीं हुआ। दैट मीन्स वी हैव टू शो समथिंग लाइक दिस, और ये पीछे एक्सटेंड करेंगे, कहीं यहां पर ये हमारा पहला इमेज I1 बनने वाला है, और ए से ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा,
वर्चुअल इमेज बनेगा। कितने बच्चों ने यहां तक कैलकुलेट कर लिया था? ये इंटरमीडिएट इमेज है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड अप टू दिस पॉइंट? ओके, बढ़िया। बाकी बच्चे, ये इतना हमको एक रिफ्रैक्शन तो काउंट करने आना ही चाहिए, ये कैसे नहीं है? दिक्कत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब हमने जैसे कहा था कि हमारा एक और इंटरफेस मिल रहा है, दिस इज नॉट द फाइनल इमर्जेंट रे। हमको मीडियम एक बार फिर से चेंज होगा, फिर से एक बार लगाना पड़ेगा। अब यहां पर एक बार ध्यान से देखनी है, जब हम सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए काउंट करेंगे, और जो कल भी वरज ने क्वेश्चन किया था, तुम बताओ इस बार μ1 क्या लेना चाहिए? व्हाट शुड बी μ1? मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद तुम लोग से पूछता हूं। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन μ1 किसको ले, μ2 किसको ले? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिर भी निकालना आसान है, और आर ये भी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। μ1 और μ2 में मेरे को बताओ, डायग्राम हमने आपने ड्रॉ किया हुआ है, μ1 किसको लेना चाहिए? 1.5। यहां पर एक डाउट जो कॉमन बच्चों को होता है कि सर एक्चुअली इमेज तो बन रहा है 1.33 वाले में, और आपने कहा था कि जहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा, जहां पर इंसिडेंट रे लाई करेगी, वही हमको μ1 लेना चाहिए, जो भी रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए। ऐसा बात नहीं है कि ये μ1 में लाई कर रहा है, ये 1.33 में लाई नहीं कर रहा है। हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, मतलब हमने मान लिया कि जो 1.5 है, अगर ये पूरा मीडियम वैसा होता तो क्या होता? ये इमेज हमारा 1.33 वाले मीडियम में नहीं बना है, ये ऐसा बन रहा है कि अगर यही मीडियम होता पूरे इधर में, तब वो इमेज वहां पर वैसा दिखता। वो एपियर्स टू लाइट रे हमको जो इंसिडेंट हो रही है सेकंड सरफेस पर, यहां पर जो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए जो इंसिडेंट रे है, वो किस मीडियम में है? ये 1.5 में। तो हमारे लिए अब जो μ1 होगा वो 1.5 होगा। तो μ1 हमारा 1.5, और ये लाइट रे अब बाहर निकलेगी, यहां से जब बाहर निकलेगी तो μ2 हमारा 4/3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नाउ अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे बी से। ये जो बी है इससे डिस्टेंस लिया जाएगा। तो देखो यहां से ए से ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमने निकाला है 30, और 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 10 + 10 20, तो 30 + 20 50 सेंटीमीटर। अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फिर से नेगेटिव लेंगे, एंड -50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और रेडियस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया जाए, तो रेडियस हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आर नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -10। ये हो गया हमारा क्रेडेंशियल। अब हम फिर से फॉर्मूला लगाने वाले हैं, μ2 दैट इज 4/3 v, ये फाइनल इमेज है। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको v1 कर लो, ये पूरा जो डिस्कशन है उसमें v जो हमने यूज किया है उसको v1 कर लो, ताकि इस v के साथ कंफ्यूज ना करो। ये फाइनल इमेज है, b से इसका पोजीशन मिलेगा हम लोग को। तो μ2/v माइनस μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 1/r। ओके, सो 4/3v, अब ये माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/100, और ये राइट हैंड साइड में अगर तुम देखोगे तो 6 8 minus 9 -1/10, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -10, तो +1/60 का टर्म दिख रहा है। तो 4/3v इज इक्वल टू 1/,
600 माइनस 3/100, एलसीएम लेंगे 600 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 18, सर वो 60 होगा ना सर? कौन सा? हाँ मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 60 होगा ना। ये थोड़ा पेशेंटली करना होता है, फ्रैक्शन के सम जो है +1/60 माइनस 3/100, 300 5 माइनस 9 माइनस 4/300, और ये हमारा 4/3 भी है। तो अगर 4 से ये 4 कैंसिल आउट करें, 3 से ये 100 टाइम्स में कैंसिल आउट करें, तो फिर से v हमारा आ गया -100। माइनस का मतलब क्या हुआ वो भी देख लो, रे डायग्राम में आओ, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये भी पीछे की तरफ ही बनेगा, और यहाँ से b से 100 सेंटीमीटर पीछे, दैट मीन्स एक दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइट रे को कायदे से इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन अब हमारा एरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, बेंडिंग जो होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा डाइवर्जिंग नेचर ही रहेगा। मतलब मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बना पाया, ये थोड़ा और ज्यादा ऊपर से सलांट दिखाना चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। अगर बिल्कुल ऐसे दिखा देंगे, यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल दिखा दोगे तो इन्फिनिटी पर मीट होने का बात हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये पैरेलल नहीं है और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये पीछे की तरफ जाके कहीं पर 20 से 100 सेंटीमीटर पर पीछे बनेगा। टोटली डिपेंड करता है ये फाइनल आंसर पर, ये हमारा इमेज कैसा बनेगा। इसमें कहीं कोई पहले से हम गेस नहीं कर सकते। अब फाइनल इमेज कैसा होगा तो वर्चुअल इमेज होगा। अब हम कमेंट कर सकते हैं सीधे, फाइनल इमेज will be virtual at a distance 100 centimeter from B. B से 100 डिस्टेंस पर ये इमेज बनेगा। ये बात समझ आ रही है? कहाँ गलत हुआ था आपका? कैलकुलेशन में बहुत सारे। कैलकुलेशन एक्चुअली थोड़ा पेशेंटली, तुम लोग को इतना बड़ा वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर करना है तो बहुत पेशेंटली। साइन कन्वेंशन तो अपने को आना ही चाहिए, बाकी पुट करने में भी बहुत बार क्या होता है प्लस माइनस का मिस्टेक होता है। मेरे से भी देख रहे हो ही रहा है। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही होता है, डेटा सही से पुट कर देना और उसको फाइनल आंसर तक निकालना, क्योंकि उसमें और बाकी डिफिकल्टीज नहीं है, नॉर्मल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते हैं। अब हम आते हैं पिछले दिन वाले क्वेश्चन पर कि उसमें क्या प्रॉब्लम था। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन हमारा दिया था, देखो ध्यान से, उसका सबसे पहले तो आंसर हमको नहीं मिल पाया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर दोनों नहीं मिल पाया। एक कंक्लूजन जो हमने निकाला है वो मैं बता देता हूं। बिल्कुल सिमिलर वैरायटी है, लेकिन यहां पर रे डायग्राम दे दिया इसने और बोल रहा है कि sphere of radius are made of metal with refractiveness mu2 is placed in a uniform medium of refractiveness mu1, where would an object be placed so that a real image is formed at equidistance from the sphere. जितने दूर पर ऑब्जेक्ट यहां से प्लेस्ड किया हुआ था उतने ही दूर पर यहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है। दोनों एक्स एक्स दिए हुए, डायग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइट रे है, ये जो बनाया है, ये पैरेलल ही होगा, सिमेट्रिकल डायग्राम है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी, जैसे ये जा रहा है वैसे ये वापस भी आ सकता है। तो ये होने के लिए इसको पैरेलल ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस जब बराबर है तो ये किसी तरह इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। और अगर इस लाइट रे को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले लें तो फिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा।
जैसे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पर मैं लिख रहा हूं, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन हमारा v इंफिनिटी हो जाएगा। u जो है वो हमारा -x है, v हमारा है इंफिनिटी। पैरेलल हो गया लाइट रे, इसलिए इंफिनिटी। μ1 और μ2 तो साफ साफ समझ में आ ही रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा μ2 अपॉन v दैट इज इंफिनिटी माइनस μ1 अपॉन u विच इज -x, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, r हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, μ2 बाई इंफिनिटी 0, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो μ1 बाई x इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो यहाँ से सीधे सीधे x का वैल्यू आ जाएगा μ1 r डिवाइड बाई μ2 माइनस। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज नहीं करते हैं तो जैसे मैंने कल किया था कि इमेज बनाया फिर उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेके, उसमें एलिमिनेट नहीं हो रहा है। कल जो हमने काम किया था ये देखो, उसमें वो एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, v-2r ये एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। अगर हमने कोई और डायरेक्शन में लाइट रे लिया तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ओबे नहीं करेगा कि जैसे लाइट गया बिल्कुल उसका डायरेक्शन रिटर्न कर दे तो वही पाथ रिट्रेस करना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है बोल के ये चीज नहीं हो पाता। इसलिए क्योंकि दोनों का इमेज डिस्टेंस सेम है बोल के ये कंडीशन लेना पड़ेगा, कहीं और इमेज हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते, ये पैरेलल ही लेना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली ये सेंगेज का क्वेश्चन है उसका आंसर भी चेक करने की कोशिश की, वहां पर आंसर भी नहीं है इसका, इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर सोच नहीं पाए। लेकिन जो मुझे अभी तक समझ आया है वो यही है कि इसमें अपने को ये लाइट रे को इसके पैरेलल ही लेना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा, अदरवाइज सेम डिस्टेंस पर इमेज नहीं बनेगा। जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज को कभी भी हम रिवर्स कर सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो इसको ऑब्जेक्ट और इसको इमेज बोला जा सकता है, अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट रे को रिवर्स कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो वैसा होने के लिए इस लाइट रे को पैरेलल ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू आ जाएगा और यही शायद आंसर होना चाहिए। तो मल्टीपल सरफेसेस के रिफ्रैक्शन में 4-4 सरफेस भी आते हैं, मतलब मैं वो नहीं करूंगा। ऐसा जैसे मान लो कि स्फीयर है और उसमें से एक छोटा सा स्फीयर कट करके हटा दिया गया, ये एयर है और बाहर में एयर है और कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर पड़ा हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर 4 बार लगाना पड़ेगा यही फॉर्मूला, एक बार पहला सरफेस यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और हर बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उस पॉइंट के पोल से मेजर करना पड़ेगा। जैसे तुम ध्यान दो, यहाँ पर जब सेकेंड टाइम हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला था तो हमने क्या किया था, जो इमेज डिस्टेंस आया था 30, उस 30 को 20 के साथ ऐड करके यहाँ पर लिखा था। क्यों ऐसा लिखा था, क्योंकि ये दोनों सरफेस के जो पोल्स हैं वो अलग अलग हैं, इसमें ये चीज नहीं होता। लेंसेज में दोनों पोल बिल्कुल पास पास हो जाते हैं बोल के हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग से कुछ उसमें ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह का ग्लास स्फीयर है या इस टाइप का कोई लेंस, जैसे कल हमने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पर, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन के केस में अपने को जो पहला इमेज बनेगा सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए वो फिर माइनस प्लस करना पड़ेगा कि हमारा इमेज कहाँ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत कम ही आएंगे, और ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस हुआ है, तो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया, इसमें 4 बार लगाना पड़ता है हर एक सरफेस के लिए, हर एक इंटरफेस के लिए एक एक बार इसको यूज करना पड़ेगा। तो जितनी फ्रीक्वेंटली हम लोग इसको यूज कर पाएंगे इस फॉर्मूले को, उतना ही हमारा काम आसान होता जाएगा। ग्रुप में भी हमने देखा था, आज एक बच्चे ने पोस्ट किया था एक क्वेश्चन और दूसरे बच्चे ने उसका सॉल्यूशन बनाया था। क्या वो समझ आ गया था या उसको डिस्कस करना है?
सर उसमें एक बार कॉनकेव कॉन्वेक्स दिया रहा तो सरफेस कैसे लेते वो नहीं समझा था। देखो कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव ये होता है, ये सरफेस को बोलेंगे कॉनकेव। इस इधर वाले मीडियम के लिए ये कॉनकेव हो गया, और इस साइड के लिए मीडियम के लिए कॉन्वेक्स हो गया। ये अगर ऐसा हमने बनाया है तो इस तरफ के मीडियम के लिए ये कॉनकेव होगा, इधर के लिए कॉन्वेक्स होगा। तो जो क्वेश्चन था a denser medium of refractive index 1.5 has a concave surface of radius of curvature 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब मान लो अगर हमको डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में कॉनकेव बनाना हो, तो अगर हम डेंसर ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। अगर हमको डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में इसको कॉनकेव बनाना हो तो हम डेंसर मीडियम को इधर रखेंगे, ये हमारा मीडियम हो जाएगा। An object is situated in the denser medium। अब यहाँ पर जो मान लो अगर हमने ऐसा डायग्राम बनाया तो हमारा रे डायग्राम थोड़ा उल्टा दिखेगा, बट कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ पर डेंसर मीडियम में ही हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। An object is situated in the denser medium at a distance of 9 सेंटीमीटर from the pole। यहाँ से 9 सेंटीमीटर है, ये हमारा पोल हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा कॉन्वेक्स साइड हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर म्यू 3/2 है और यहाँ पर म्यू 1 है, तो म्यू 2 हमारे लिए 1, म्यू 1 हमारे लिए 3/2 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -9 भी निकालना है। आर हमारा डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर हम ऐसा लेंगे अपोजिट डायरेक्शन मेजर करना पड़ेगा, तो -12। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ट्राई करो। उसका आंसर 8 नहीं दिया है, 4.8 दिया है। इसको एक बार लेके ट्राई करो। इसी से किया ने था। वो पूरा ये इससे नहीं आ रहा, नहीं देखते हैं। तो म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 आर 1/v, ये हमारा हो जाएगा प्लस 1/6 इज इक्वल टू -1/2, 1/24। तो 1/v इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/6, ये हमारा आ जाएगा 24, 1 माइनस 4, तो -3/24 माइनस 1/8। v का वैल्यू आ रहा है -8। -8 का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा 9 है, तो 8 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पर इमेज बनेगा। एक बार रे डायग्राम से देख लेने दो, ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा। और लाइट रे अगर ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो लाइट रे, हाँ नहीं ये 9 से छोटा ही होगा, आंसर तो 9 से छोटा होगा और वर्चुअल ही होगा। द रियल इमेज वर्चुअल इमेज एट 8 सेंटीमीटर, रियल इमेज दिया तो है वर्चुअल इमेज एट 8 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है? उसका आंसर पर 4th दिया है। गलत है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, उसमें कॉन्वेक्स सरफेस दे के पूछा था, तो उन्होंने ये वाला सरफेस लिया था और इससे जो आंसर आ रहा था वो निकाला था। एक मिनट, कंफ्यूजन है यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, जस्ट इसको होल्ड कर लो, ठीक है, इस सॉल्यूशन को भी होल्ड करो। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है?
इस साइड हम लोग डाल दें मीडियम, है ना? एक मिनट, सेम सरफेस के लिए अगर हम इस साइड, अगर यहां से 9 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट है, वेट हम लोग सेमी, अच्छा ओके, ये हमारा 3/2 है, ये हमारा 1 है, ये 12, तो यहाँ पर μ2 हमारा 1, क्रेडेंशियल तो सारे सेम ही रहने वाले हैं, 3/2, आर का वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगा, आर हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, तो ये +12 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार इसके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r, 1/v माइनस ये हमारा +1/6 इज इक्वल टू -1/24, तो 1/v इज इक्वल टू -1/24 माइनस 1/6 24, 5 माइनस 5/24, भी हमारा आ जाएगा -4.8 सेंटीमीटर। ये आंसर दिया हुआ है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, सर उसमें ऐसा मान सकते हैं कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ग्लास का ही है, तो अगर कॉनकेव बोला सरफेस डेंसर मीडियम में, तो कॉनकेव लेंस में जैसा रहता वैसा सोचेंगे, और कॉन्वेक्स सरफेस बोला तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह सोचेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को दोबारा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने दो, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है ना, वो ऐसा नहीं है, वो सिल्वरिंग पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कॉन्वेक्स साइड और कॉनकेव साइड होता है, एक ही सरफेस का एक साइड को बोला जाता है कॉनकेव, एक को बोला जाता है कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉनकेव साइड है, ये हमारा कॉन्वेक्स। बट यहाँ पर ये चीज उल्टा क्यों हो रहा है? A denser medium of refractive index has this a concave surface of कॉनकेव सरफेस। अच्छा, लेंस में जो बोल रहे हो, कॉनकेव लेंस में ये हमारा बाई कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको, तो ये भी कॉनकेव साइड है, ये भी कॉनकेव साइड है। A denser medium of refractive index 1.5 has a concave surface. ये थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। कॉनकेव सरफेस, अच्छा एक मिनट, इस मीडियम के लिए ये जो सरफेस हमने बनाया है, ऐसे सोचो, इस मीडियम के लिए जो सरफेस बनाया है, ये तो कन्वेक्स साइड हो जाएगा ना, बल्जी सरफेस है ना ये। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखो मान लो कोई एक मीडियम है, इस मीडियम का
स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर हमने ऐसा बना दिया तो ये इसका कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा, और अगर हमने ऐसा बना दिया तो ये इसका कॉन्केव सरफेस हो जाएगा। ये मीडियम है हमारा। तो ये मीडियम जो है डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव एज ए कॉन्केव सरफेस, ऐसा ही बनाना। ये गड़बड़ हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है बच्चे, कैलकुलेशन सही है बट क्वेश्चन के अनुसार ये डायग्राम गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सरफेस को हमको कॉन्वेक्स या कॉन्केव करना है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में उसको देखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रेस्पेक्ट में नहीं देखना, क्योंकि मीडियम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो जो सरफेस हम बना रहे हैं वो कॉन्केव होना चाहिए या वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। यहां पर बोल रहा है अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ कॉन्केव सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। कॉन्केव सरफेस मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो सरफेस कॉन्केव है। तो अपने को जो सेकंड वाला डायग्राम बनाया है यही डायग्राम होना चाहिए, ऐसा ही सरफेस होना चाहिए, वैसा नहीं होगा, गड़बड़ हो रहा है। आई बात समझ में? वो बच्चे ने जो आंसर बताया था, हाँ ये बच्चे ने भी यही मिस्टेक हुआ है। किसने सॉल्यूशन पोस्ट किया था? तनुश्री। बच्चे आपका गलत नहीं है, मतलब कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन वही है कि सर अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कॉन्केव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस, ये आउटसाइड वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में उस मीडियम का सरफेस कैसा होना चाहिए ये अपने को समझ में आना पड़ेगा। दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ये सरफेस की बात हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, उस मीडियम से नहीं बात करेंगे, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन तुम लोग भेजे हो अब हो जाएगा ना, ये वाला 21। हाँ सर। 21 सर, वो उसके ऊपर वाला जो था। कौन सा? अच्छा ये वाला। A fish is a little away below the surface of a lake. The critical angle is 49 degree. Then the fish could see the thing above the water surface within an angular range of. तो ये तो वही बात है ना, 98 डिग्री ही होगा ना। जैसे सर फिश लाइट का सोर्स थोड़ी है, जो बाहर से लाइट ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करके उसके पास आ रही, तो लाइट तो रेयर से डेंसर आ रही होंगी ना फिर। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो इसमें भी लगे। देखो ये क्रिटिकल एंगल वाला लाइट रे है, तुम ऐसे लाइट रे ना दिखा के इसका उल्टा कर दो। अगर ये 90 डिग्री इंसिडेंट रे होगी तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टिव एंगल होगा, ये थीटा सी हो जाएगा, ये भी थीटा सी हो जाएगा। तो जो अब इससे ज्यादा लाइट थोड़े ना पाएगा, 90 डिग्री से का एंगल हो सकता है थोड़े ना। तो हमको जो पूरा वर्ल्ड दिखेगा वो यही 2 टाइम्स थीटा सी में ही दिखेगा। लाइट रे वन वे से दूसरे वे में जा रही है तो दूसरे वे से वापस उस वे में सेम पाथ से रिट्रेस कर सकती है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है। तो जो भी उसको आउटसाइड वर्ल्ड दिखेगा ना वो इतने ही एंगल में दिखेगा, 2 थीटा सी। 49 डिग्री दिया है तो 98 डिग्री। आई बात समझ में? हाँ सर। उल्टा भी तो ले ही सकते हो ना, जैसे हमने यहाँ पर उल्टा जैसे किया था ना ये वाला इस क्वेश्चन में। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत जगह काम आता है। अभी हम लोग लेंसेस पढ़ेंगे और मिरर और इल्यूमिनेशन से ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर इमेज बनाए तो उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आने वाला है बहुत बार,
बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बनने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब चिंदी कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लाइटें जैसे जा रही है, अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो बिल्कुल वैसे ही आएगी वापस, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आने का पाथ अलग नहीं होगा। जो हमारा लेंस होता है बेसिकली वो इसी तरीके से एक मीडियम होता है जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हो और उसकी थिकनेस बहुत कम हो। वी आर टॉकिंग अबाउट थीन लेंसेस। देखो हम लोग के लेवल पर थीन लेंसेस पढ़ना है, जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो सब थीन लेंसेस के लिए बनते हैं। थिक लेंस, ये जो ग्लास, ये जो स्फीयर है, दिस इज ऑल्सो लाइक लेंस, ये भी एक लेंस है। दो सरफेस है, मतलब स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड रीजन है, ये भी लेंस है। लेकिन इस ए और बी पॉइंट के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इग्नोर नहीं कर सकते, और यही चीज हम लेंसेस में इग्नोर करते हैं। तो लेंसेस आर बेसिकली, वी आर टॉकिंग अबाउट थिन लेंसेस। It is a transparent medium bounded by at least one spherical surface. मीडियम अगर एक, मिनिमम एक, दो भी हो सकता है दोनों तरफ, उसको हम लोग थिन लेंसेस बोलते हैं। कॉमन जो वैरायटी है बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, अच्छे से बना लो। हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इस तरह से बहुत सारे लेंस हो सकते हैं जिसमें दो सरफेसेस हैं। जब प्लेन सरफेस होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। फॉर प्लेन सरफेसेस r टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब भी कोई लेंस हम फॉर्म करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जब भी हम लोग, लगभग मैक्सिमम लोग चश्मा लगाते हैं, और जब भी चश्मा डॉक्टर के पास हम लोग दिखाते हैं, डॉक्टर जब पावर रिकमेंड करता है उसमें तो एक नॉर्मल पावर होता है और एक सिलेंड्रिकल पावर भी होता है, एंगल। फिर हम लोग उसको देते हैं पावर बनाने के लिए। तो वो आजकल अलग अलग बताते हैं कि ये कांच इतना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई है, ये बनाएंगे तो थिकनेस कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मीडियम, ये जो मीडियम है ये मटेरियल होता है हाई क्वालिटी। पहले जब हमने पहली बार चश्मा लगाया था 97, उसमें फाइबर के ग्लासेस नहीं होते थे। उस समय जो चश्मे बनते थे उसमें जो कांच होते थे वो कांच के होते थे।
और इसलिए वो काफी भारी होता था। कांच इतना हल्का नहीं होता, इतना लाइट वेट नहीं होता। तो चश्मा पहनने पर ऐसा दाग, नाक पर पूरा दाग हो जाता था। और उस समय पता नहीं हम लोग ने अभी, अब तो शायद दिखते भी नहीं है, कार्बन फ्रेम चलता था। ऐसा जैसा हमने पहना है बिल्कुल इसी टाइप का दिखता था वो सामने से, कार्बन फ्रेम बोलते थे उसको। और उसका एक खासियत था कि उसको कैसे भी फोल्ड कर दो तो टूटता नहीं था, उसको बोलते थे कार्बन फ्रेम। वही बहुत ज्यादा चलता था उसमें। 20-20, 30-30 रुपए में कांच बन जाता था। और अभी चश्मा बनाने जाओ तो सिर्फ कांच का ही वो 1000-1200। अगर बहुत ज्यादा उसमें और करवाए कि नहीं, कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है तो और उस पर कोटिंग करते हैं तो उस पर और चार्जेस लगाते हैं। 2-2000 तो सिर्फ ग्लास के ही चार्ज कर लेते हैं, फ्रेम का तो खैर अलग ही। तो अभी क्या अलग अलग मटेरियल उन्होंने डेवलप किया है। फाइबर लाइट वेट है, फाइबर का है तो जल्दी टूटेगा नहीं। स्क्रैच भी बहुत, स्क्रैच रेजिस्टेंस बनाते हैं, फिंगर का उस पर दाग न लगे, ऐसा ऐसा कुछ कोटिंग करते हैं। मेन रोल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है। हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बेसिकली वो जो पावर जब बनाते हैं तो करते क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड करते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या होता है ये, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 में r1 माइनस 1/r। 1/f इज लाइक पावर, ये हमारा होता है पावर। अगर फोकल लेंथ को मीटर में किया जाए तो ये पावर होता है। जो भी हमारा पावर है, जो भी हमारा पावर है, जनरली जितने भी लोग ने चश्मा पहना है सबका पावर निगेटिव में। कोई ऐसा है जिसका पावर पॉजिटिव में है? एनीवन हैव पॉजिटिव पावर? जनरली पॉजिटिव होना चाहिए। तुम्हारा पॉजिटिव है? पॉजिटिव पावर जनरली कम एज के बच्चों में मतलब बहुत रेयर होता है। जो नॉर्मल डिफेक्ट कम एज के बच्चों में होता है। और जो मेरा डिटेक्ट हुआ था मायोपिया, उस समय तो खैर ये बहुत मतलब कम लोगों को सुनाई देता था। अब तो खैर एक फैशन ट्रेंड बन गया है चश्मा पहनना, नहीं होता तब भी चश्मा पहन लेते हैं। तुमको हम बताएं कि जब हमको चश्मा लगा था और हमको जब हमने पहली बार, पहले तो हम बताते नहीं थे डर के मारे, क्लास में बैठते थे सबसे फ्रंट फर्स्ट बेंच पर और तब भी हमको बोर्ड नहीं दिखता था। तो एक दिन मेरे टीचर ने हमको देख लिया और जब चश्मा नहीं होता तो हम लोग कैसे आइज करते हैं ये सबको पता है जिनको चश्मा लगा है। वैसे वैसे करके हम देख रहे थे बोर्ड पर, और नहीं तो अपने बगल वाले से दोस्त से नहीं उतारते थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने टोका कि तुम्हारा आई में कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर उन्होंने 1-2 बार ऐसा ऐसा कुछ पढ़ने बोला, हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि हम पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आई का प्रॉब्लम है। पहली बार मेरी मम्मी सुनी थी तो वो पूरा रोने लगी थी, ये क्या हो गया इसको। एंड आई वाज अ किड, बहुत छोटे थे हम, 97। तो उस समय मायोपिया, ये जो नॉर्मल हम लोग की डिजीज होती है ये सब मायोपिया ही होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं डिजीज, लेकिन मायोपिया एक कॉमन डिजीज है। और मोस्टली उसमें निगेटिव पावर ही यूज होता है। किसी का -0.5 होगा, किसी का -1 होगा, -2.5 होगा, -1.5। मेरा जो पावर स्टार्ट हुआ था फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, इफ आई वर, तो जब छोटे थे उस समय जब पहला पावर मेरे को लगा था वो 2 पावर लगा, -2। एक में -2 और एक में -2.5 ऐसे पावर लगा था। फोकल लेंथ, अब ये पावर का भी क्या है जिस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे आता है, इस तरह बातें हो सकती है, बट कुछ बातें हम लोग को ध्यान से समझनी है। देखो
लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने लिखा है इसमें जो फोकल लेंथ है म्यू माइनस वन, 1/r1 1/r2, कोई भी सरफेस जैसे हमने जितने भी लेंसेस यहाँ पर बनाए हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार हमने लेंस बना दिया तो। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज एक लेंस हमको गिवन है, ये एक लेंस हमको दे दिया गया बाई कॉन्वेक्स, तो इसका R1 और R2 फिक्स्ड है, तो R1 R2 को चेंज नहीं किया जा सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर इन दोनों का साइन भी लेंगे तो उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है म्यू माइनस वन, ये एक रिलेटिव टर्म है। ये जो म्यू हमने लिखा है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये जो म्यू है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। लेकिन ये तब है जब सराउंडिंग मीडियम एयर है। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर ना हो, मान लो अगर इसी लेंस को हमने किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, ऑयल के अंदर डाल दिया, तो ये म्यू की जगह हमको म्यू रिलेटिव ही यूज करना पड़ेगा, म्यू रिलेटिव। और म्यू रिलेटिव का मतलब क्या होता है? म्यू ऑफ लेंस, जो मटेरियल का लेंस बना है, डिवाइड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इसीलिए ये जो म्यू माइनस वन का साइन है, अभी जैसे म्यू तो ग्रेटर देन वन होता है, तो तुम देख सकते हो कि कोई भी लेंस हम बनाएंगे R1 1/R1 माइनस 1/R2 का, कुछ देर के लिए मैं साइन एक बार पॉजिटिव लेके बात करता हूँ क्योंकि इसका साइन फिक्स है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये साइन पॉजिटिव आता है। तुम एक बार के लिए इसका पॉजिटिव साइन मान के चलो, लेट्स अज्यूम दिस इज पॉजिटिव। तो ये जो इसका साइन है म्यू माइनस वन का, ये मीडियम पर डिपेंडेंसी आ जाएगी। मतलब अगर एयर में रखें तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना है, म्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। लेकिन अगर मान लो वाटर में लेके गए और ये म्यू एल बाई म्यू सराउंडिंग मीडियम और वाटर हमने किया और ये वैल्यू अगर वन से छोटा आ गया, हो सकता है हम अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब जिस मटेरियल का लेंस है उससे ज्यादा डेंसर मीडियम में अगर उसको डाल देंगे तो ये लेसर देन वन आ जाएगा, तो ये भी हो सकती है। और निगेटिव हो गई तो फोकल लेंथ का नेचर चेंज हो जाएगा, मतलब जो लेंस कन्वर्जिंग हो रहा था वही डाइवर्जिंग भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि मिरर जो है उसको पानी में डाल दिया तो फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा क्या? तो मिरर में हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा R/2 होता है, उसमें कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात नहीं आता। इसलिए कोई भी लेंस हो, सॉरी कोई भी मिरर हो, उसको किसी भी मीडियम में डाल दें तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, उसका पावर भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर लेंस को हम अगर सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दें तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, उसका पावर चेंज हो जाएगा। इसलिए फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम, ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। एक चीज हमने मिरर के टाइम भी आप लोग को बताई थी कि कोई भी ऑप्टिकली जैसे मिरर है या लेंस है, अगर पावर पॉजिटिव होता है, पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब होता है कन्वर्जिंग नेचर। और अगर पावर निगेटिव होता है तो ये होता है डाइवर्जिंग नेचर। जितने भी लोगों के पावर निगेटिव हमने पाने हुए हैं, जितने भी लोग, उन सब ने कायदे से डाइवर्जिंग नेचर का लेंस पाना हुआ है। इसको हम लोग कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो हम लोग ने जितना लोग ने पाना हुआ है लेंस, ये सब कॉन्केव लेंस है। अब ये कॉन्केव लेंस का पावर निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, ये कैसे होता है? हम ये सारी चीजें विथ रेस्पेक्ट टू एयर एक बार समझने की कोशिश करेंगे। R1 R2 का वैल्यू कैसे पुट किया जाता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है वो कैसे हम यूज करते हैं किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए विदाउट रे डायग्राम। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करो। इसको रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन पहले हम लोग
फॉर्मूले से समझने की कोशिश करें। पहले स्टार्ट करते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस में दोनों रेडियस सेम हो कोई जरूरी नहीं है, और किसी को हम R1 ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कौन R1 है, लेकिन जनरली रिकमेंडेड ये होता है कि जो इंसिडेंट रे से पहला सरफेस इनकाउंटर हो रहा है उसको आप R1 लीजिए और बाद वाले सरफेस को R2 लीजिए। तो लेट्स से दिस इज R1 और ये हमारा R2 और ये हमारा इंसिडेंट रे। अब इसका हमको फोकल लेंथ लिखना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वी आर टॉकिंग इन एयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। इसको डेराइव भी करेंगे, अभी हम डेराइव, ये डायरेक्ट डेराइव हो जाएगा वही वो जो फॉर्मूला हमने लिया है ना रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेसेस, उसी से डेराइव होगा ये। पहले इसको यूज करना सीख जाओ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तुमको फोकल लेंथ निकालने वाले मिलेंगे, पहले वो हो जाए तुमसे। 1/r1 माइनस 1/r2 ये फॉर्मूला है। अब देखो एयर में बात है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब 1/f पॉजिटिव हो गया तो ये मतलब कन्वर्जिंग होगा, और नेगेटिव तो ये डाइवर्जिंग होगा। तो पहला टर्म तो पॉजिटिव हो गया। बात करते हैं दूसरे टर्म के बारे में। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ये जो ये पहला सरफेस इनकाउंटर कर रहे हैं, इसका सेंटर कहीं इस साइड होगा। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर इधर होगा कहीं, इसको हम लोग C1 बोलते हैं। तो C1 सरफेस के लिए इसका जो रेडियस होना है R1 दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा पोल है तो R1 हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। और जब R2 पर आएंगे तो इसके लिए हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको हम C2 से देखें वो इधर होगा, और ये डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, और ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। तो ये निगेटिव और ये फॉर्मूला का निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे। मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/r1 माइनस 1/r2 ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नहीं कर रहे कि लाइट रे लेफ्ट से राइट जा रही है तभी ऐसा हो रहा है। तुम राइट से भी लेफ्ट अगर लाइट रे को मूव करोगे ना तब भी ये हमारा यही चीज होगा। 1/r1 और 1/r2 ये दोनों का जो मतलब ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये कंबाइंड होकर ये पॉजिटिव ही आने वाले हैं, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि सारा का सारा बात अब इसी क्वांटिटी है। अगर एयर में है तब तो कोई बात नहीं है, ये पॉजिटिव होगा और दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होंगे और ये कन्वर्जिंग नेचर हो जाएगा। तो दिस इज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर। पैरेलल लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा। लेकिन अगर यहीं पर हम बाई कॉन्केव लेंस की बात करें ये इस तरह का हमारा सरफेस है, एक हमारा है R1 एक हमारा है R2। तो वापस से कोई भी एक सरफेस तुम चूज कर सकते हो। रिकमेंडेड यही है कि जो पहला सरफेस इनकाउंटर करो उसी को R1 कंसीडर करो, जो दूसरा सरफेस उसके बाद आएगा उसको R2। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो जैसे एयर में तो ये टर्म अभी भी पॉजिटिव ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं इस क्वांटिटी पर 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ इफ यू सी R1 तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होना है R1 वाले सरफेस का, इसका डिस्टेंस हम लोग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट मेजर कर रहे हैं। तो R1 हो जाएगा निगेटिव और R2 हो जाएगा पॉजिटिव। R2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो R2, और ये प्लस इस माइनस के साथ ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब ये पूरा इंटायर क्वांटिटी ये ऑलवेज निगेटिव। दोनों वैल्यू वाइज सेम दिए हो ना दिए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी ही निगेटिव होगी। और ये टर्म पॉजिटिव होने से ये पूरा का पूरा फोकल लेंथ ही नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग नेचर। तो कोई भी लेंस कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग नेचर का क्यों होता है ये उसके फोकल लेंथ के साइन पर डिपेंड करता है। अब ये जो हमने बातें बताई हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एयर के रिस्पेक्ट में बताई गई है,
लेकिन जैसे ही हम एक डेंसर मीडियम में डालेंगे तो दो क्वांटिटी को तुम ऑलरेडी पॉजिटिव और निगेटिव कर चुके हो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। चेंज होगा ये जो μ-1 वाला टर्म है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर मान लो कि हम लेंस को इससे डेंसर मीडियम में डाल दिए तो μ-1 का नेगेटिव डाल के -1 करोगे, ये निगेटिव आ जाएगा और इस पूरे फोकल लेंथ को निगेटिव कर देगा। और वही कॉन्केव लेंस देखो तो ये निगेटिव हो और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी कि कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा और कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी कि जो पहले कन्वर्जिंग था वो डाइवर्जिंग हो जाएगा और जो पहले डाइवर्जिंग था वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकली फोकल लेंथ निकालने के लिए भी पूछे जा सकता है। इसमें हमको बहुत केयरफुल रहना है और बहुत अच्छे से ये चीज दिमाग में रखनी है कि लेंस को सीधे कन्वर्जिंग बोलना और सीधे डाइवर्जिंग बोलना ये सही बात नहीं है। हम जब भी बोलेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोलेंगे ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। इन जनरल किसी मीडियम के लिए ये स्टेटमेंट बोलना गलत होता है। इसके बाद है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा लेंसेस हो तब फोकल लेंथ कैसे निकालना। पावर हमारा, मैं फिर से यहां पर मेंशन करता हूं, पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ फर्क है। पावर ऑफ मिरर ये होता है -1/f इन मीटर, एक एडिशनल माइनस साइन लगता है। पावर ऑफ लेंस 1/f इन मीटर, और दोनों को डायोप्टर में मेजर करते हैं, ये ध्यान रखना। माइनस क्यों लगता है ये हमने उसमें बताया था। वहां पर कन्वर्जिंग लेंस जो है, कन्वर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कोई भी कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल एलिमेंट, उसका पावर होता है अगर वो कन्वर्जिंग नेचर का हो। तो फोकल लेंथ तो वहां निगेटिव है कॉन्केव मिरर का, लेकिन वो एक कन्वर्जिंग क्वांटिटी है, कन्वर्जिंग मतलब एंटिटी है, तो इसलिए एडिशनल माइनस साइन मिरर के फॉर्मूले में आता है। बहुत बार ये फॉर्मूला कहीं कहीं गलत भी दिया जाता है। ये माइनस याद रखना कि माइनस आता है, लेंस में माइनस नहीं आता। अगर हमारे पास आजू बाजू में 2-3 लेंसेस प्लेस कर दिए गए तो कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। जैसे लेंसेस में इमेज फॉर्मेशन और वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन पर ही बहुत सारी बातें कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, बहुत बार डायरेक्ट ये एक ऐसा लेंस है और इसके बगल में एक और लेंस प्लानो कॉन्केव ऐसा दे दिया गया, बोलेगा इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। या फिर 2 कॉन्वेक्स लेंस और इसके बीच के मीडियम को किसी और क्वांटिटी से, किसी और लिक्विड से भर दिया गया, इसका फोकल लेंथ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो इस तरह के अप्रोच, इस तरह की सिचुएशन में क्या काम करना होता है, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं इन दोनों को अलग अलग लेंस की तरह देखो। एक लेंस और इसके जस्ट बगल में ये दूसरा लेंस, ये लेंस है, इसके जस्ट बगल में ये गैप बहुत कम होना चाहिए। और याद रखना है कि ये गैप में कौन सा मीडियम होगा, तो ये गैप में हमारा वही मीडियम होगा जो सराउंडिंग मीडियम है। अगर पूरा तरह चारों तरफ हमारा मीडियम एयर है, इस गैप में भी एयर होगा।
सराउंडिंग मीडियम गैप में भी वाटर ही कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में? जब भी कोई लेंस इस तरह से सटा के दे दिया जाए तो उसको एक थीन गैप के साथ कंसिडर किया जा सकता है। और यहाँ पर ये हमारा लेंस L1 है, ये हमारा लेंस L1 है, L2 है, L3 है, और इंडिविजुअली सबका फोकल लेंथ विद द सेम फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अगर एयर में है तो डेफिनेटली जैसे नॉर्मल काम करते हैं वैसे, अगर मान लो सराउंडिंग मीडियम कुछ और मीडियम भी हो गया तब भी, और ये तीनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअली तीनों का फोकल लेंथ निकालेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पावर का फॉर्मूला होता है P equivalent of the combination is simply P1 plus P2 plus P3 and so on with sign P1 P2 P3 with sign है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3 and so on with sign 1 by F equivalent। तो बेसिकली यही वो फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। अब F1 F2 F3 क्या है? ये इंडिविजुअल लेंसेस के फोकल लेंस है, और जब हम लेंस 1 को कंसिडर करेंगे तो 2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट नहीं करेंगे। 1 को जब हमने अलग कर दिया 2 से, तो इसके बीच का जो मीडियम है, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम एयर में रखा हुआ है तो इस 1 वाले लेंस का जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो मान के चलेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट लेंस, इसके अगल बगल में कुछ भी नहीं है, एयर है। सिमिलरली जब सेकेंड वाले लेंस के बारे में बात, जब सेकेंड वाले लेंस के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी हम यही कंसिडर करेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट लेंस है जैसे एयर है, और इसके अलावा आजू बाजू में कोई लेंस, तो F1 F2 F3 सब इंडिपेंडेंट लेंसेस के फोकल लेंस है। साइन के साथ सबको ऐड कर देंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आ जाएगा, और इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन हर बार तुमको दिख जाएंगे। PYQ में भी तुम देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो एक लेंस का फोकल लेंथ निकाल के बताओ। ये सब थीन लेंसेस हैं, ठीक है, भले ही थिकनेस आपको ज्यादा दिखे लेकिन ये सब थीन लेंसेस हैं। ये हमारा μ1, ये हमारा μ2, ये हमारा μ3। μ1 है 3/2, μ2 है 6/5 और μ3 है 4/3। मैं रैंडम डेटा दे रहा हूं, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ जाए। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों कर्वेचर सेम है 20 सेंटीमीटर, और इन दोनों का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है 30 सेंटीमीटर। जब दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं इसको इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं। दिस आल्सो नोन एज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। दोनों के रेडियस अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कॉन्केव लेंस बीच में बन रहा है इसके लिए दोनों का रेडियस अलग अलग हो गया, लेकिन ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज बन रहे हैं इनके लिए रेडियस दोनों के सेम है। चलो ये हमारा एक डायग्राम है, फाइंड द फोकल लेंथ, और ये चार सराउंडिंग मीडियम एयर है। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर करिए एक बार वापस। ये जो लेंस है इसके दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और ये दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ये हमने डायग्राम इसलिए ऐसे बना के दिया है, ये दोनों का 20 सेंटीमीटर है और इन दोनों का 30 सेंटीमीटर। पीटी हो गया आप लोग का? हाँ सर। ऑप्टिक्स वाला? हाँ जी था। अच्छा,
तो पीटी संडे नहीं लेते, वो किसी भी दिन ले लेते हैं, ऐसा। इनका हो जाए वो लोग हैंड रेस करेंगे। हाँ बताइए। 18 सेंटीमीटर पॉजिटिव। मतलब कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है। बाकी लोग नचिकेत, आपको बचपन में चोट वोट लगा था क्या आंख में? नहीं सर। और कोई नहीं? 60 है। 60 हाँ। ओके। चलिए देखा जाए, यहाँ पर इंडिविजुअली 3 लेंसेस हैं। 1/f1 फर्स्ट लेंस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, दैट इज 3/2 माइनस 1। ये भी प्रैक्टिस का होता है, पता है। अगर लगातार ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस करने लगोगे ना तो कैलकुलेशन अपने आप बढ़ जाता है, और फिर छोड़ दोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाता है। इस तरह के जो कैलकुलेशन फ्रैक्शन वाले होते हैं ना, अगर लगातार ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करने लगोगे 2-4 दिन तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, और अगर फिर छोड़ दिए तो फिर लगता है कि क्या कर रहे हैं। तो जब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो ये बेसिकली 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो जाता है 2/r। जैसा मैंने कहा था यहाँ पर देखो, 1/r1 ये तो पॉजिटिव है, माइनस 1/r2 ना, दोनों को अगर आर कर देंगे तो ये बेसिकली 1/r प्लस 1/r 2/r हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब छोटे छोटे बातें हैं जो आप विथ टाइम जैसे जैसे करोगे रियलाइज होता जाएगा, और तुरंत ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर का वैल्यू हमको गिवन है 20, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 1/2, ये हो जाएगा 1/20। एज इट इज रहने दो इसको। अब f1/f1 को f1 में लिखने की जरूरत नहीं है। 1/f2 क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 6/5 -1 -1/20 -1/30। तो ये हो जाएगा 6/5 -1 1/5 और ये 20 दूनी 20 60 30 दूनी -5/60 -5 से ये 5 टाइम्स में जाएगा -1/60 और 1/f3 हमारा 4/3 है 4/3 -1 और ये फिर से 2/30 हो जाएगा। तो ये हम लोग 1/3 इंटू 1/15 1/45 हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें कन्वर्ट करके F1 F2 F3 निकालने की जरूरत नहीं है और सीधे लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। बहुत बार तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये तीनों मेंटल कैलकुलेट कर लोगे, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड वाला तो लिखने का जरूरत पड़ जाएगा, मान लो पहला और तीसरा करने के लिए 2/r होता है, दोनों अगर इक्वी कॉन्वेक्स हो गए या इक्वी कॉन्केव हो गए तो इस तरीके से भी चीजें थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो 1/20 -1/60 प्लस 1/45 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 9 - 3 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 10/180 1/18 F इक्विवेलेंट हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। गड़बड़ किए क्या सूरज? हाँ सर। तो संयोग से ये राउंड फिगर आंसर आ गया, हमने तो रैंडम डेटा दिया था। तो इस तरह से क्या बोलेगा, दो लेंस है उसके बीच में जो जगह है उससे पानी डाल दिया, हमने तो थोड़ा गैप दिखा दिया है। ये गैप एकदम बिल्कुल सटा के भी रखे, ये गैप ये जो गैप दिख रहा है ये बिल्कुल अगर सट जाए तब भी, मतलब ये रीजन, ये अगर गैप अगर सट भी जाए ना तब भी हम उसको कॉन्केव लेंस की तरह काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये लेंस को कॉन्केव लेंस क्या है, थिकनेस, और ये सबकी थिकनेस बहुत थिन होती है। ऐसा हमने दिखाया है कितना बड़ा, अगर मान लो इसके सामने भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया गया लाइक दिस, तो एक लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग कल देखेंगे, रे डायग्राम और सब जो भी बातें हैं, तो उसके लिए ये एक जो लेंस है दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया 18 सेंटीमीटर, तो हम इसको एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट करेंगे जिसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका इमेज कहाँ बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वो सब कर लेंगे। जनरली क्वेश्चन जो हमारा होता है वो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने से ही होता है, बस इतने से ही। लेकिन कभी कभी मान लो ऐसा हुआ कि दो लेंस कॉम्बिनेशन में एक ऑब्जेक्ट भी डाल दिया, बोलेगा कि इमेज कहाँ बनेगा वो बताइए। तो हमने एक बार अगर फोकल लेंथ का मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर निकाल लिया तो फिर फोकल लेंथ को हम देखेंगे कि वो कैसा आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस को ट्रीट करना है उसको, और अगर वो निगेटिव आ रहा है तो कॉन्केव लेंस की तरह ट्रीट करना है उसको, और उसको एक सिंगल लेंस की तरह ट्रीट करना है। ये थिकनेस हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। और फिर एक नॉर्मल लेंस फार्मूला जो हमारा होता है 1/b - 1/u = 1/f, उससे हम उसको सॉल्व करके फाइनल इमेज का पोजीशन वगैरह वगैरह निकाल देंगे। तो लेंस मेकर्स फार्मूला कैसे यूज करना है इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो। कैसे आता है इसके बाद 5 मिनट में उस चीज को हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको यूज करने आता है कि नहीं। डेरिवेशंस हम फिर से बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला है अगर हम उसको तरीके से यूज कर पाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, और वही बहुत है। सारे डेरिवेशंस हमको एकदम से आने ही चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और डिफिकल्ट नहीं है प्रूफ करना कोई भी डेरिवेशन का, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे मान लो ये एक हमने सरफेस लिया, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, और ये दूसरा सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2।
और कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रे जा रही है, ये हमारा बाहर एयर है, ये मीडियम हमारा म्यू है, ये भी हमारा एयर है। हम लोग ऐसा भी एक सिचुएशन देख सकते हैं जहां पर लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम ना हो तो क्या होगा, विल सी दैट, लेकिन आज नहीं। अब पहला जो रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर होगा उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला है वही लिखेंगे। μ2, यहाँ पर μ2 हमारा हो गया है म्यू, तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। वन बाई R1, और R1 हमारा पॉजिटिव होगा। इसमें डायरेक्टली हम लोग ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर चाहो तो माइनस यू ले सकते हो, लेकिन अभी हम फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसलिए अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। अभी जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है वो साइन कन्वेंशन यूज करके ही आता है, हमने वैल्यूज अभी पुट नहीं कर रहे हैं, हम एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, इसलिए अब साइन कन्वेंशन अभी नहीं डालेंगे। सेकेंड डिफ्रैक्शन जब होगा तो जो यहाँ से भी जो ये भी आया है, लाइट रे डायग्राम को अगर थोड़ा सा देखो, थोड़ा और नीचे बना लो, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ऐसे जाना था ये थोड़ा सा बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, और ये जो लाइट रे है वो इस तरह से जाती, लेकिन फिर से बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और ये कुछ इस तरह से आके यहाँ पर स्ट्राइक कर देगी। ये हमारा फाइनल इमेज है। दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तुम देख सकते हो कन्वर्जिंग नेचर है। हम पैरेलल लाइट रे को भी लेके इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये जो इमेज बन रहा है, ये जो डॉटेड वे में हम इसको लेके जाते, नाउ दिस इज I1 and this will act as an object for the second diffraction. तो सेकेंड डिफ्रैक्शन के लिए μ2, ये हम लोग इसको V1 करते हैं, ये हमारा फाइनल V है, और μ2 इसमें 1 हो जाएगा, माइनस μ1 बाई u, u यहाँ पर V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 बाई R। अब देखोगे ये दोनों टर्म डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ये जो टर्म है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, ये टर्म को अगर म्यू माइनस 1 कॉमन कर लिया जाए, ये हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R। लेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है उसमें ये जो टर्म है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये 1 बाई एफ के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग, और ये राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू आ रहा है, इसी को कंबाइन करके लेंस मेकर्स फार्मूला बनाते हैं, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है ना। हमने दोनों सरफेस पर स्फेरिकल सरफेसेस के रिफ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लिया। रे डायग्राम से भी इस चीज को बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा रे डायग्राम जब डिमांड हो तभी हम बनाए, बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अगर रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा और ज्यादा मतलब कंक्रीट डायग्राम बनेगा, क्योंकि बेंडिंग कितनी दिखानी है ये हम लोग को पता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल कितना बेंड करेगा ये कोई मतलब नहीं। तो इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले पर भर भर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में भी देखोगे, लीप में भी देखोगे, तो पहले उसको सॉल्व कर लो, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन लेंसेस में कैसे होते हैं, बहुत हद तक सारी चीजें कॉनकेव मिरर के सिमिलर होती है। जैसे वेलोसिटी कॉन्सेप्ट था वैसे ही लेंसेस के केस से भी होगा। तो रे डायग्राम वगैरह कॉन्वेक्स लेंस पूरी तरह से कॉनकेव मिरर के साथ एक तरीके से रिसेंबल करता है,
और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस के साथ रिसेंबल करता है। मतलब जो टेबल हमने कॉनकेव मिरर के लिए याद किया है, लगभग वैसा ही टेबल हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनता है। और जो टेबल हमने, वैसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए टेबल बनता ही नहीं है, सब कैसे वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, वैसा कुछ कॉनकेव लेंस के लिए होता है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में लेंसेज के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जितने भी कॉम्बिनेशन वाले लेंस के क्वेश्चन है, सिल्वरिंग छोड़ देना, अभी सिल्वरिंग हमने नहीं बताया, सिल्वरिंग भी करेंगे। लेकिन जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के फोकल लेंथ रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप लोग ट्राई करके उसको कॉन्फिडेंट कर लीजिए। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, R1 क्या होना चाहिए, R2 क्या होना चाहिए, म्यू क्या लेना है, बगल में अगर 2 लेंस दे दिए गए तो क्या लेना चाहिए, ये सब चीजें हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ बोलो। सर वो एक एसी का क्वेश्चन भेजा था ग्रुप पे। हाँ देखो, वो जो क्वेश्चन है उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, और इसको हम लोग एक सप्लाई दे रहे हैं एसी, जिसमें एसी प्लस डीसी कंपोनेंट्स है, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसका मैथमेटिकली हम प्रूफ नहीं बता सकते, मैथमेटिकली इसका प्रूफ कोशिश किया करने का, बट हुआ नहीं। इसको हम बस यही समझ सकते हैं कि एक और एसी की बात हो रही है, तो हम लोग को पता है कि ये दोनों जो इंडक्टर और कैपेसिटिव, ये कैपेसिटर और इंडक्टर का जो बिहेवियर है, जैसे XC हमारा होता है 1/ω/c और 1/2πfc। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए ये डीसी को ब्लॉक कर देता है। मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके डीसी कंपोनेंट के बराबर होगा। एसी को ये पास करने देता है क्योंकि फाइनाइट वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए 0 हुई तो XC हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। वही हमारा इंडक्टर जो है ω/L, ये हो जाएगा 2πfL। तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा हुई तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके क्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप मिलने वाला है। डीसी का ड्रॉप जैसे नॉर्मली स्टेडी स्टेट कंडीशन हमने आरसी के लिए भी पढ़ा है और एलआर के लिए भी पढ़ा है। उसमें क्या होता है, आरसी में हम लोग ने देखा है कि जो भी वोल्टेज बैटरी के क्रॉस होता है वही कैपेसिटर के क्रॉस। सिमिलरली एलआर सर्किट में वोल्टेज 0 हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो बेसिकली जब डीसी इसके क्रॉस पास करेगा तो उसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं बनेगा। इसका ड्रॉप क्यों बनेगा? क्योंकि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सिर्फ ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से बोला जा सकता है कि एसी का जो ड्रॉप होगा वो इंडक्टर के क्रॉस होगा और डीसी का जो ड्रॉप होगा वो कैपेसिटर के। इसको मैथमेटिकली मतलब हमने सोचा था कि अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज करके कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसे मान लो हमारा IRMS निकालने की बात हो या आई का पीक वैल्यू निकालने की बात हो, तो उसमें हम लोग Z से डिवाइड करेंगे तो Z हमारा XL माइनस XC या XC माइनस XL, हाई फ्रीक्वेंसी है तो XL माइनस XC कर दो, यही हो जाएगा Z। A प्लस बी साइन ओमेगा टी है, इसका पीक वैल्यू A प्लस बी जाता है, तो करंट का भी पीक वैल्यू A प्लस बी डिवाइड बाई XL माइनस XC इनटू, अगर मान लो इंडिविजुअली किसी के क्रॉस हमको निकालना हो पीक वैल्यू ये, तो इसमें XL माइनस XC करने से कुछ आगे बात बन नहीं रहा है। इसमें अगर कैपेसिटर के क्रॉस हमको ड्रॉप निकालना है, करंट निकाल के अगर हम XC से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से कुछ बात आगे बन नहीं रहा है। मतलब इसमें कैसे एसी कंपोनेंट हट जाएगा, डीसी रह जाएगा, ये मैथमेटिकली हम इसको डेराइव नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने एक दो जगह सर्च किया तो ये हर जगह इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ। तो लॉजिकली हम बोल सकते हैं, बाकी अगर कुछ मैथमेटिकल अगर मिले तो बताना हमको। ठीक है ना।
दो तीन जगह हमने चेक किया था, लेकिन दो तीन जगह भी वो एक्सप्लेनेशन ही था कि कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कॉज करता है, इसलिए पूरा का पूरा ड्रॉप डीसी का उसी के क्रॉस है। और इंडक्टर जो है वो डीसी को अलाउ करता है, एसी के लिए अपोजिशन कॉज करता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज, इसलिए उसके क्रॉस एसी का ड्रॉप। यही लॉजिक है। ठीक है, थैंक यू।